हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले सेक सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स में हम जिसमें अंडरस्टैंडिंग द यूनियन सर्वे और यूनियन बजट यानी कि यूनियन बजट का जो है ये एक प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना। तो ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। पेपर कोड वगैरह यहाँ से आप ये देख सकते हो। थर्ड सेमेस्टर का होता है 3 घंटे का, और हाँ हो सकता है आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी हो। सो कॉलेज के ऊपर होता है कि वो कौन सा सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने को देती है। टोटल आपका 75 नंबर का पेपर होता है। अब देखो, अभी के टाइम पर एग्ज़ाम आपके चल ही रहे हैं, और अभी आज की डेट में जिस दिन ये वीडियोस हो रही है, आज ही की डेट में नॉन वालों का, एनसीए वालों का पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का जो है आज एग्ज़ाम था। काफ़ी बच्चों ने ये बोला कि मैडम वही क्वेश्चन आए थे जो आपने हमें बताए थे, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन वही थे। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो। तो अगर आप हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी देख लेते हो ना बच्चों, तो भी आप अपने एग्ज़ाम को 1 हफ्ते के अंदर प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो। ठीक, बाकी आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च करना फ्री स्टडी DM23। ठीक है ना। वहाँ से जाकर के सर्च करना, आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा, और वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो, करिए तो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। तो फटाफट अब इस देखते हैं इस वीडियो को। ये जो नेम ऑफ पेपर होता है, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट सेक में थर्ड सेमेस्टर, टोटल आपका 75 नंबर का पेपर आता है। ठीक, 75 नंबर का पेपर आता है इस तरीके से। अब देखो, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। ये जो आपको एक नोट दिया जाता है, इसको पहले एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले पढ़ा करो। टोटल आपके पास 3 सेशन होंगे पूरे पेपर पे करने के लिए। क्वेश्चन पेपर ध्यान से समझो कहना क्या चाहता है। ठीक, तो पूरे पेपर में करने के लिए 3 सेक्शन होंगे, ABC। ए में जितने भी क्वेश्चन है सारे कंपलसरी है, सारे करने हैं। बी में आपको कोई भी 5 करने होते हैं, और सी में सिर्फ 1 करना होता है कोई भी। ठीक, तो ये बता दें, सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी के सिर्फ 5 क्वेश्चन करना है, और सेक्शन बी का 1 क्वेश्चन करना है। इतना समझ आया? बस यही करना है आपको। अब हम सब फटाफट 1 बाय 1 सभी सेक्शंस को देख लेते हैं। सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, और वो 2 के 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ये जो सेक्शन ए होता है, ये होता है आपका न्यूमेरिकल वाला। इससे पहले जो मैंने एक आंसर वाली इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में कुछ न्यूमेरिकल, कुछ फॉर्मूले वगैरह जो पूछे जाते हैं, उसको कैसे हम हल कर सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आपने देख लेना, और हाँ अगर देख रखा है तो आराम से आप ये क्वेश्चन को कर लोगे। कुछ भी नहीं है, कुछ डाटा दे दिया आपको। ठीक, कुछ वैल्यू वगैरह दे दी, यहाँ पर टैक्स रिवेन्यू बता दिया कितना है, और नॉन टैक्स बता दिया, रिकवरी कितनी हुई है, अदर रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से है, उधार वगैरह कहाँ से लिया है, कितना कितना क्या लिया सरकार ने, ये बता दिया। ठीक, और उसके बाद बोल दिया है कि बताओ ये चीज़ कैसे हम, जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स बोल देगा कि पूंजीगत प्राप्तियां बताओ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोल देगा राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई, सरकार के पास टोटल रिसिप्ट्स कितनी है यानी कि टोटल आय, पूरी आय कितनी है। फिर उसके बाद एक और बोल दिया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पर बताना है। इसको थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं हम। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कर राजस्व बताना है आपको। कर राजस्व इतना लिया है, गैर कर नॉन टैक्स सरकार के पास इतना आया है, उसमें से कर्जा वगैरह इतना लिया है, कुछ और सोर्सेज से प्राप्तियाँ उसके पास इतने पैसे आए हैं, और जो ऋण और देनदारियाँ हुई हैं उनसे इतने पैसे आए हैं। ठीक, ये डाटा उन्होंने बता दिया। अब उसके बाद वो पूछेगा, आपको इन्हीं में से बताना होगा पूंजीगत प्राप्ति कितनी हुई है। दूसरी, आगाम प्राप्ति क्या है। देखो क्वेश्चन को यहाँ पर किस तरीके से घुमा दिया है। आप कहोगे आगाम प्राप्ति ये क्या होता है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है भाई। आगाम प्राप्ति, आगाम का मतलब क्या होता है? आगाम का मतलब होता है आने वाला। अब सरकार के पास क्या आएगा? सरकार के पास राजस्व आएगा, यानी कि टैक्स आएगा। यानी कि क्या निकालना हुआ यहाँ पर? राजस्व प्राप्तियाँ। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको इंटरलिंक करना है। थर्ड में कुल प्राप्तियाँ बता देना, टोटल अमाउंट कैसे कैसे क्या निकालोगे, ये फॉर्मूले हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो आंसर वाली देख रखी है तो आप आराम से इन सभी प्रश्नों को हल कर लोगे। फिर चौथा में व्यय बजट की अवधारणा, वही बजट एक्सपेंडिचर बताना है। बजट एक्सपेंडिचर कैसे बना है वो। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर लोगे कोई बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद ये पूछा जाएगा आपसे सेकंड क्वेश्चन, एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उसमें आपको पेमेंट ऑफ बैलेंस बताना होगा। अब बच्चों ये जो है, हालांकि ये मैंने नहीं करवाया अभी तक सिलेबस में, ये मैंने नहीं करवाया, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको पेमेंट ऑफ बैलेंस समझना है आसान तरीके से। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने बच्चों को ये बिल्कुल नहीं आते, इन सवालों को सॉल्व करना नहीं आता। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले
क्योंकि इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम आ ही रहा है, नॉन वालों का तो शायद परसों की डेट में है 30 तारीख को। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि 29 को ही आपको इसको सॉल्व करना सिखा दिया जाए, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, इतना करवा देंगे हम। ठीक, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कि आप में से कितने बच्चों को नहीं आता है। जिसको आता है वो यस लिखना, जिसको नहीं आता वो नो लिखना। ठीक, तो ये बताओ। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आप वहाँ से करोगे। अगर आपको पेमेंट ऑफ बैलेंस पता है तो आराम से वहाँ के फॉर्मूले वगैरह लगा लोगे। ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओवर ऑल बैलेंस का कैसे निकाला जाता है, ठीक, ये सब आपको बता देगा। करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकालते हैं, ये सब वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये सेक्शन बी था। होप तो सेक्शन बी क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं था। सॉरी, सेक्शन ए सारे ही जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे 2.5 नंबर का होता है। ठीक है ना, 2.5 नंबर के होंगे ये। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में वही है, क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाएगा आपसे। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, पेरिस समझौते से आप क्या समझते हो, क्या प्रावधान है इसका। पेरिस समझौता जो था, न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, इसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। जो एक और वीडियो आएगी उसमें हम आपको पेरिस समझौते के बताएंगे। इनमें से किसी भी प्रश्न के अगर उत्तर नहीं आ रहे हैं तो आप हमें एक काम करो, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न का नंबर, ठीक, लिख करके बताओ कि मैम इस प्रश्न का हमें आंसर चाहिए। मैं उसी प्रश्न का आंसर आपको रिटर्न फॉर्म में लिखवा करके प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है ना, इतना समझ गए। और उसके अलावा चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के व्यापार की व्याख्या करनी है। पिछले 5 वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की क्या संरचना तथा दिशा रही है, ये भी आपको बताना है। नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका प्रश्न का भी उत्तर चाहिए या नहीं। भारत के राजस्व बजट और पूंजी बजट की संरचना बतानी है। अगर आपने हमारे सिलेबस की वीडियो देख रखी है तो इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, हम आंसर बता देंगे कैसे लिख सकते हो। सामाजिक आधारभूत संरचना क्या होती है, सामाजिक क्षेत्रीय व्यय की प्राप्तियाँ क्या है, ये बताना है। 7वां प्रश्न, बाह्य ऋण क्या होता है, एक्सटर्नल डेट, भारत के बाहरी ऋण के संयोजन की व्याख्या करनी है। ठीक, 8वां प्रश्न, केंद्रीय बजट पत्र लेखन क्या है। अब देखो, केंद्रीय बजट पत्र लेखन बोलते हैं, क्वेश्चन कितना घुमा दे, बेसिकली ये केंद्रीय बजट पूछने जाता है। ठीक है ना, पत्र लेखों का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, ये है। 9वां प्रश्न, विनिमय दर क्या है, विनिमय दर की परिवर्तनशीलता का भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव है, ये प्रश्न। 10वां प्रश्न, मानव विकास सूचांकन क्या होती है, वैश्विक मानव विकास सूचांकन 2014 में भारत के स्थान की क्या व्याख्या है, ये। तो सेक्शन बी में ये 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 ही करने होंगे। सेक्शन सी पे आ जाता है हम। सेक्शन सी में कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, केंद्रीय बजट क्या है, भारत के बजट की क्रियान्वयन के तरीके से व्याख्या करें। 12वां प्रश्न, 14वां वित्त आयोग पिछले वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तें व दृष्टिकोण पर द्वारा निर्धारित है, निर्देशित था, उसकी व्याख्या करने, यानी कि जो 14th फाइनेंस कमीशन था उस पूरे को आप एक्सप्लेन कर देना। 13वां प्रश्न, भुगतान संतुलन का क्या अर्थ है, भारत में पूंजी खाते शेष में भारत के पूंजी खाते शेष में हाल के क्या क्या विकास हुए हैं, ये बताने होंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है आपको तो आप आराम से ये कर लोगे। तो ये है आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने A to Z चीज़ें बता दी है, क्या कहाँ से शुरू होता है, कितने कितने नंबर के आते हैं, क्या क्या कहाँ से अटेम्प्ट करना होता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, आपको वो आंसर चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ वो क्वेश्चन का नंबर और इसका आंसर चाहिए मैम ऐसे करके, दीदी ऐसे करके आप बताओ। मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर बताने की। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। होप सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। वीडियो नहीं लाइक किए तो लाइक कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बिग और बेस्ट ऑफ लक।